ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो हम सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं हमारी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की जो स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस है मिनरल डिपॉजिट्स के ऊपर, और साथ ही साथ जो भी हम सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर करते हैं इन सब से, तो हमें अप्रिशिएट करना भी चाहिए और हम करते भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम जो वर्केबल मिनरल डिपॉजिट की है, बड़ा इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन में है। मीन इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है। टोटल अर्थ की क्रस्ट का ओनली 1% ही हमारे पास ये मिनरल बेस है, लेकिन बड़ी तेज़ी से, बड़ी रैपिडली हम हमारे मिनरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, जिनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, कंसंट्रेट होने में जिनको लाखों करोड़ों साल लगते हैं। जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो मिनरल फॉर्मेशन की है वो इतनी स्लो होती है कि इनकी जो रेट ऑफ रेप्लिशमेंट है, मीन रेप्लिनिश होने के अंदर इनको जितना टाइम चाहिए, वो हमारी जो प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन है, जिस स्पीड से हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं, उस मुकाबले बहुत कम है, बहुत धीमी है। मिनरल रिसोर्सेज इस वजह से फाइनाइट, सीमित हैं, नॉन रिन्यूएबल रहते हैं। रिच मिनरल डिपॉजिट्स हमारी कंट्री के एक्सट्रीमली वैल्यूएबल डिपॉजिट हैं, लेकिन बड़ी शॉर्ट लिव्ड पोजीशन है। मीन ज़्यादा देर तक हमारे पास नहीं टिकने वाली। कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन जो ओर्स का है, इसकी वजह से लगातार माइनिंग की कॉस्ट हमारे लिए इंक्रीज़ होती जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ पर हमें मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्वालिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। आगे देखते हैं। तो इसलिए हमें एक कंसल्टेड एफर्ट, एक टारगेटेड एफर्ट हमें करना चाहिए, ताकि हम हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में यूज़ कर सकें। इम्प्रूव्ड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें लगातार इवॉल्व करते रहना चाहिए, ताकि हम लो ग्रेड ओर्स को भी लो कॉस्ट पर यूज़ कर पाएँ। मेटल्स की रिसाइकलिंग पर जोर दिया जाए, स्क्रैप मेटल्स को यूज़ किया जाए, और दूसरे सब्सटीट्यूट्स को भी हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि हम हमारे मिनरल रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए कंजर्व कर सकें। डिग अ लिटिल डीपर दे रहा है। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स वेयर सब्सटीट्यूट्स आर बीइंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ मिनरल, वेयर आर दीज सब्सटीट्यूट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो एक बार आप इस पर रिसर्च करें, कोई डाउट हो तो आप मेरे से बताना। एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो एनर्जी हमें सभी एक्टिविटी के लिए ज़रूरत पड़ती है। हमें अपना खाना पकाना हो, हमें लाइट चाहिए, हीट चाहिए, अपने व्हीकल्स को चलाना है, और इंडस्ट्रीज़ में मशीनरीज़ को ड्राइव करना है, सबके लिए हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी को हम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम और इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट कर सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया जाता है, आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के तौर पर। कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर इंक्लूड होते हैं फायरवुड, केटल डंग केक जिनको आप उपले, गोसे वगैरह बोलते हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, और इलेक्ट्रिसिटी, बोथ हाइडल एंड थर्मल। मीन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी और थर्मल, जो हम पेट्रोलियम या कोल से प्रोड्यूस करते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी आते हैं। फायरवुड और कैटल डंग केक की अगर हम बात करें तो रूरल इंडिया, ग्रामीण परिवेश में इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आगे हम बात करें, एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग करीब 70% से ज़्यादा जो हमारी रूरल हाउस होल्ड्स की रिक्वायरमेंट है वो इन दो, फायरवुड और कैटल डंग केक से पूरी की जाती है। और इसकी वजह से लगातार जो कंटिन्यूएशन होता है इन दोनों का, इससे हमारे पास जो लगातार फॉरेस्ट एरिया जो डिक्रीज़ हो रहा है उसको बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, और इससे कहीं ज़्यादा जो डंग केक का यूज़ है वो भी हमें डिस्करेज करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीमली जो वैल्यूएबल मैन्योर, जो खाद है, उसको कंज्यूम करता है, जिसका यूज़ एग्रीकल्चर में किया जा सकता है। तो वहाँ इसको अगर यूज़ किया जाता है, इससे पोल्यूशन भी बढ़ता है और मैन्योर भी हमारा ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कोयला। इंडिया में कोल सबसे ज़्यादा अबेंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है। हमें नेशंस की जो एनर्जी नीड्स है उसका सब्सटेंशियल पार्ट, एक मेन हिस्सा कोल प्रोवाइड कर रहा है। पावर जनरेशन में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री को एनर्जी सप्लाई की जाती है, और साथ ही साथ डोमेस्टिक नीड्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। इंडिया, अगर हम कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की बात करें
तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कोल के ऊपर अपनी कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। अब जैसे आप पहले ही अवेयर हैं, कोल मेनली प्लांट मटेरियल जो मिलियन ऑफ ईयर्स की वजह से कंप्रेस हुए, उनकी कंप्रेशन की वजह से बना। मीन आपने पढ़ा होगा कार्बोनिफेरस एक एज रही जिसके अंदर बताया जाता है कि अर्थ के ऊपर बहुत सारे फॉरेस्ट थे और ऐसा हुआ कुछ उलट पुलट की घटनाएं हुई जो इंटीरियर अर्थ में थी और इस वजह से वो सारे फॉरेस्ट धीरे धीरे डाउन होते चले गए और वो जितना जितना डिग्री ऑफ कंप्रेशन बढ़ता गया, आपको पता ही है जितना आप अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो ऊपर से प्रेशर बढ़ा, नीचे से टेम्परेचर बढ़ा, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसने अपने जो लकड़ी थी उसने अपनी फॉर्म को चेंज किया और कन्वर्टेड इनटू कोल। आगे हम बात करें, जितना आप गहराई में जाएंगे तो वैरायटी ऑफ फॉर्म्स आपको मिलेंगी जो कंप्रेशन की डिग्री पर डिपेंड करती है और डेप्थ के ऊपर, गहराई के ऊपर डिपेंड करती है। और साथ ही टाइम ऑफ बरियल की कितना टाइम उस कोयले को दबे हुए हुआ। स्वैम्प्स के अंदर मीन अगर आप दलदली इलाकों में जाएं तो वहाँ जो डिकेइंग प्लांट्स हैं वो पीट जो कोल है उसको प्रोड्यूस करते हैं। मीन सबसे जो लो क्वालिटी कोल है वो पीट होता है। आपको 4 क्वालिटी यहाँ मिलेंगी, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड देन एंथ्रासाइट। तो फर्स्ट जो मीन लकड़ी से कोयला बनने की जो पहली स्टेज है दैट इज़ पीट। लो कार्बन कंटेंट होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है और हीटिंग कैपेसिटी भी काफ़ी लो होती है क्योंकि कार्बन कंटेंट कम होता है। सेकंड, पीट के बाद जो सेकंड स्टेज आती है लिग्नाइट, ये भी एक लो ग्रेड ब्राउन कोल है, सॉफ्ट होता है, इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट पीट की बजाय थोड़ा कम होता है, अदरवाइज इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है। प्रिंसिपल जो लिग्नाइट रिजर्व्स हैं, ये ध्यान रखना बेटा। तो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो लिग्नाइट कोल के जो रिजर्व हैं सबसे ज़्यादा वो तमिलनाडु में नेवेली जो इलाका है उसके अंदर मिलता है और वहाँ इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है। इसके बाद अगर हम जाएं थर्ड स्टेज में तो कोल जो ज़्यादा गहराई के अंदर दबा होता है और इंक्रीज्ड टेम्परेचर के इफ़ेक्ट में रहता है तो वो कोल आता है बिटुमिनस कोल। अब बिटुमिनस कोल की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर कोल है कमर्शियल यूज़ में। अगर मैं वैसे परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पीट जो है उसमें अराउंड 40% तक कार्बन कंटेंट होता है, लिग्नाइट 50 to 60 पे आता है, बिटुमिनस के अंदर 60 to 80 तक चला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 60 to 70 तक कार्बन कंटेंट रहता है। मोस्ट पॉपुलर कोल है हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा मिलने वाला और कमर्शियल यूज़ में भी यही यूज़ होता है। मेटलर्जिकल कोल जो है वो हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल है जिसकी स्पेशल वैल्यू होती है ब्लास्ट फर्नेसेस में आयरन को स्मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए। और फोर्थ कोल आता है एंथ्रासाइट, हाईएस्ट क्वालिटी कोल है, हार्ड कोल होता है, पत्थर की तरह होता है, लेकिन इसके जो रिजर्व हैं इंडिया में वो बहुत कम है, वो हमें बाहर से इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। अब बात करें कोल की, हमारे यहाँ 2 सीरीज़ मिलती हैं। तो इंडिया के अंदर कोल 2 रॉक सीरीज़ के अंदर अकर करता है जो मेन 2 जियोलॉजिकल एजेस में बना। फर्स्ट गोंडवाना जो करीब 200 मिलियन ईयर्स एज के हैं, मीन जो भी हमारे छोटा नागपुर प्लेटो रीजन के अंदर जो कोल मिलता है दैट इज़ ऑफ गोंडवाना एज जो करीब 200 मिलियन ईयर्स पुराना है। और सेकंड आता है टर्शरी डिपॉजिट जो करीब 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर मिलते हैं। मेजर जो रिसोर्सेज हैं गोंडवाना कोल के हैं, जो मेटलर्जिकल कोल है, मीन मेटल इंडस्ट्री में जिसका यूज़ होता है, और ये दामोदर जो वैली है वेस्ट बंगाल, ये जो आपको दिखा रखे हैं इलाके, ये पूरा जो शेडेड रीजन है, बोकारो, झरिया, कोरबा, तलचर, सिंगरेनी, ये सारा कोल प्रोड्यूसिंग बेल्ट है। तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो ये इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा जो वैलीज़ हैं इनके अंदर भी कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं। टर्शरी कोल्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं मेघालय, असम, अरुणाचल और नागालैंड, ये सब में ये डिपॉजिट पाए जाते हैं। आपको याद होगा मेघालय का रेड होल माइनिंग हमने पढ़ा भी था। आगे देखते हैं। रिमेंबर कोल इज़ अ बल्की मटेरियल, बड़ा स्थूल हैवी मटेरियल होता है जो यूज़ करने पर जिसका वेट लूज़ होता है। मीन जैसे ही इसको माइन किया जाता है उसके बाद से उसको कहीं भी भेजा जाता है तो उस दौरान इसका जो वेट है वो लूज़ होता रहता है और ऐश के अंदर भी रिड्यूस होता है। मीन जब इसको यूज़ कर लिया जाता है, जला लिया जाता है तो राख बन जाती है।
इस वजह से जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, थर्मल पावर स्टेशन हैं, वो कोल फील्ड्स के नज़दीक या आसपास ही लगाए जाते हैं। सेकंड जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा मीन रॉक्स, ओलियम मीन्स ऑयल, दैट मीन्स द ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स। तो पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल जिसको हम कहते हैं, नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्स है इंडिया में कोल के बाद। ये हमें हीट और लाइटिंग दोनों के लिए फ्यूल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मशीनरी में लुब्रिकेंट्स जो होते हैं, जो चिकना रखते हैं इनको, और बड़ी संख्या में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ की अगर हम बात करें तो एक नोडल इंडस्ट्री, एक सेंट्रल इंडस्ट्री, केंद्रीय भूमिका के तौर पर काम करती हैं। अलग अलग बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लाइक सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, कपड़ों की जो है, फर्टिलाइज़र, और बहुत सारी केमिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए नोडल इंडस्ट्री का काम करती हैं। मेन रिफाइनरीज़ के अंदर पेट्रोलियम को जब रिफाइन किया जाता है तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। आपने पढ़ा होगा पेट्रोलियम को ब्लैक, पहले कभी कोल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, लेकिन पेट्रोलियम ने उसको रिप्लेस कर दिया है। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, और कहा जाता है कि पेट्रोलियम एक ऐसा प्रोडक्ट है, आपने देखा कोल को आप यूज़ करेंगे तो बहुत सारा पार्ट आपको ऐश में या दूसरे उसमें वेस्टेज निकलता है, लेकिन पेट्रोलियम को जब रिफ़ाइन किया जाता है ऑलमोस्ट हर चीज़ यूज़ की जाती है। आप देखेंगे हाई क्वालिटी का जो रॉकेट या जो एरोनॉटिकल फ्यूल है, सबसे पहली क्वालिटी वो निकाली जाती है। उसके बाद अब आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल है, तो आप पेट्रोल डीजल में भी आपने BS6, पहले BS4 भारत स्टेज 4 व्हीकल आ रहे थे, और अब भारत स्टेज 6 आ गए हैं जिसमें पोल्यूशन को कम करने का काम किया जा रहा है लगातार। तो ये अलग अलग क्वालिटी के फ्यूल निकलते हैं, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, आप टर्पेंटाइल ऑयल जो आप कभी अपने घर में पेंट होते हैं, तो अलग अलग इतने प्रोडक्ट्स निकलते हैं हर किसी का। आपने वो देखा होगा डामर या कोलतार, तारकोल जिसको बोलते हैं, सड़क में हर चीज़ पेट्रोलियम को जब रिफ़ाइन किया जाता है तो उससे निकाली जाते हैं। इवन हमारे कॉस्मेटिक्स और जो हम अपना परफ्यूम्स यूज़ करते हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। आगे हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम जो अकरेंसीज हैं इंडिया में, वो एंटीक्लाइंस और फॉल्ट ट्रैप्स जो हैं टर्शरी एज के अंदर जो रॉक फॉर्मेशन हुई हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। मीन टर्शरी एज के दौरान जो भी रॉक फॉर्मेशन रही उनमें जो भी एंटीक्लाइंस और फॉल्ट बने, मीन लेयर दर लेयर जब परतें बिछी रॉक्स की, तो उनके बीच में जो भी गैप थे, फॉल्ट थे, क्रैक्स थे, उनके अंदर ये इकट्ठा हुआ। फोल्डिंग एंटीक्लाइंस या डोम्स वाले जो रीजन्स हैं उनमें ये ऑयल है, ये अपफोल्ड जो निचली जो परत ऊपर उठी होती है उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है। ऑयल बियरिंग जो लेयर होती है वो पोरस लाइमस्टोन या सैंडस्टोन की बनी होती है। मीन ऊपर वाली जो लेयर है उसमें छेद होते हैं, उनमें से तेल रिस रिस कर नीचे आता जाता है जिसके ज़रिए ऑयल फ्लो होता है। और फिर नीचे नॉन पोरस लेयर्स होती हैं, हार्ड लेयर्स होती हैं, जो और आगे इस ऑयल को ना तो सिंक होने देती हैं ना ऊपर उठने देती हैं, जिसकी वजह से सारा ऑयल वहाँ ट्रैप हो जाता है। पेट्रोलियम फॉल्ट ट्रैप्स जो हैं पोरस और नॉन पोरस रॉक्स के, उनके बीच में पाया जाता है गैस जो कि लाइटर हल्की होती है। वो हमेशा आपको ऑयल के ऊपर, जहाँ भी आपको पेट्रोलियम मिलेगा वहाँ आपको नेचुरल गैस भी साथ मिलेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, कई ऐसे रीजन है जहाँ नेचुरल गैस ही अकेला मिलती है, पेट्रोलियम नहीं मिलता। केजी कावेरी गोदावरी बेसिन जो है, कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है, वहाँ आपको नेचुरल गैस के बहुत ज़्यादा रिजर्व मिलते हैं जहाँ पेट्रोलियम नहीं मिलता। तो नेचुरल गैस एक ऐसी चीज़ है जो विद पेट्रोलियम या विदाउट पेट्रोलियम भी अकर कर सकती है, लेकिन जहाँ भी पेट्रोलियम मिलेगा वहाँ आपको नेचुरल गैस ज़रूर मिलेगी। About 2 billion years ago, marine organisms like algae and microscopic animals and plants died and settled on the ocean floor. Beneath other sediments in the ocean, and in the absence of oxygen, these fossils changed into a substance called kerogen. Under heat and pressure, kerogen gradually changes into oil or gas. The whole process usually takes at least 1 million years. At the molecular level, oil and gas are hydrocarbons made up of hydrogen and carbon atoms.
The constant pressure and movement of the Earth's crust squeezes oil and gas through the pores or spaces within rocks. Some oil and gas reaches the Earth's surface and seeps out naturally into land or water. Often it is trapped beneath the surface by impermeable layers or rock structures, like faults and folds. Within the crust, oil or gas deposits build up and form reservoirs. तो ये आप देख रहे हैं Reservoirs are like vast sponges filled with जब oil भी and gas. They can be as large फोल्डिंग और as a फोल्डिंग city. प्रोसेस होती है, इस तरीके से ये इकट्ठा होता है। To find oil and gas deposits, geologists use a number of different survey techniques. आगे हम बात करें बेटा तो पेट्रोलियम इंडिया के अंदर मेनली मुंबई हाई करीब 63% के आसपास मुंबई हाई से हम पेट्रोलियम निकाल रहे हैं। इसके अलावा गुजरात और आसाम ये मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज़ हैं इंडिया में। मैप के अंदर आप तीनों को देखेंगे तो तीन मेजर ऑफ जो शोर फील्ड हैं वेस्टर्न इंडिया के अंदर वो आपको दिखाई देंगे। भसीन वाला एरिया आएगा, मुंबई हाई वाला आएगा। अंकलेश्वर की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड है गुजरात का अंकलेश्वर। आसाम याद रखें ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। आसाम के अंदर अलग अलग जो ऑयल फील्ड हैं लाइक दिग्बोई, नाहरकटिया, मोरन हुक रीजन, ये इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है इस स्टेट के। एक बार मैप देख लेते हैं तो इसमें नहीं है, हियर इट इज। आगे देखते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स है जो मेनली पेट्रोलियम के साथ या बिना पेट्रोलियम जैसा मैंने अभी पहले बताया था मिलती है। इसे भी सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के तौर पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर। नेचुरल गैस को एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये बहुत कम लो कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करती है और साथ ही साथ इसे फ्यूल फॉर द प्रेजेंट सेंचुरी भी कहा जाता है। नेचुरल गैस के लार्ज रिजर्व जो डिस्कवर किए गए हैं वो केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर है। मुंबई हाई के साथ जो वेस्ट कोस्ट के अंदर भी रिजर्व हैं और साथ साथ जुड़े हुए जो ऑयल फील्ड्स हैं गल्फ ऑफ कैम्बे के अंदर वहाँ भी वो पाए जाते हैं और ये सप्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ नेचुरल गैस के लार्ज रिजर्व्स मौजूद हैं। 1700 किलोमीटर जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन जिसे कहते हैं, वो लिंक करती है मुंबई हाई और बसीन के एरियाज़ को, ऑयल फील्ड्स को, फर्टिलाइज़र, पावर और इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वेस्टर्न और नॉर्थर्न इंडिया में उनके साथ। मैप में देखेंगे, एक बार वापस चलते हैं मैप में, तो ये जो ब्लैक लाइन जा रही है, एक मिनट, ये आप देखेंगे हजीरा दिया हुआ है नीचे और यहाँ से होते हुए पूरा ये वेस्टर्न इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, सोनीपत, गुरुग्राम तक आ रही है। तो ये बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को बेस प्रोवाइड करती है। ये जो आर्टरी है, ये जो अपने आप में आर्टरी आप समझते हैं जो ब्लड फ्लो करती है, इसी तरीके से इसे भी आर्टरी कहा गया है जो हमारी इंडस्ट्रियल पेस को इम्पीटस प्रोवाइड करती है। तो इंडिया की गैस प्रोडक्शन में इस आर्टरी का बड़ा मेन रोल रहा है। पावर और फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो नेचुरल गैस के की यूज़र्स होते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो आजकल व्हीकल्स में यूज़ किया जा रहा है लिक्विड फ्यूल्स को रिप्लेस करने के लिए, वो भी काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा है। आगे हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की हमारे आज के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी की पर कैपिटा कंजम्पशन को किसी कंट्री के डेवलपमेंट के इंडेक्स के तौर पर दिया जाता है। अब कंजम्पशन का मतलब ये नहीं है कि आप बिजली खा रहे हैं, बिजली कंजम्पशन का मतलब ये है कि आप लोग कितनी बिजली, कितने यूनिट यूज़ कर रहे हैं। तो मीन जितना ज़्यादा आप जिस भी कंट्री में हैं और अगर जितना ज़्यादा आप बिजली यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स उतनी अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको हम बोलते हैं वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है और इस वजह से उस कंट्री के डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में इसको भी इंक्लूड किया जाता है कि किस कंट्री में पर
पर्सन कितनी पर कैपिटा कितनी बिजली यूज़ हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी को मेनली दो तरीक़ों से जनरेट किया जाता है। फर्स्ट रनिंग वाटर, जिससे हाइड्रो टर्बाइंस को ड्राइव करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और सेकेंड फ्यूल्स को बर्न करके, जिनमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आते हैं, जिनसे टरबाइन को ड्राइव किया जाता है थर्मल पावर प्रोड्यूस करने के लिए। एक बार जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है तो वो सेम होती है, चाहे वो वाटर से जनरेट हो, चाहे वो किसी भी फ्यूल से जनरेट की जाए। आगे हम बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मेनली फास्ट फ्लोइंग वाटर से जनरेट की जाती है, जो अपने आप में एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इंडिया के अंदर बड़ी संख्या में मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमने थर्ड चैप्टर में देखे भी थे। बागड़ा नांगल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोपीली हाइडल प्रोजेक्ट एटसेट्रा, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर रहे हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मेनली कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जनरेट की जाती है। थर्मल पावर स्टेशन नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये आपको बहुत सारे जो ब्लैक में ये सब सारे आपको थर्मल पावर प्लांट दिखाई देंगे, और आपको जो रेड डॉट हैं ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं आपके। तो देखते हैं आगे। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट थर्मल हाइडर पावर प्लांट लोकेटेड इन योर स्टेट। तो अगर हम हमारे स्टेट की बात करें तो हमारे पास कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तो है नहीं। हाँ, थर्मल में अगर हम जाएँ तो नज़दीकी हमारा झाड़ली, जब आप कोसली से जाते हैं दादरी की तरफ तो आपको मिल जाएगा, फरीदाबाद में भी रहा है। आगे हम देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो बेटा ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आज आप ये वीडियो देखें, सेकंड में आपको बाद में अपलोड करता हूँ।